नमस्ते। वैसे तो ये हम लोगों ने कहानियों के लिए समय रखा था, लेकिन कोई विशेष कहानी के प्रति कोई अ, सुनने की इच्छा है या कोई और प्रश्न है तो हम लोग उसे ले सकते हैं। कोई प्रश्न? ओके ना। हाँ हाँ, आप बता दीजिए फिर हम लोग स्टेप बाय। हाँ, जीरो इन्फिनिटी। आते वहाँ से हम प्रारंभ करके ऐसे चले जाएंगे। आप बताइए। आप बताइए। हम्म। हाँ, सत्यकाम जाबाली। तो उस कहानी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग असाइड है। उसके बारे में कोई प्रश्न है या उस कहानी को मैं थोड़ा और? अच्छा, कहानी नहीं पता। कहानी वाला पार्ट तो मैंने पहला वाला पार्ट वन बताया है। जब वो एनरोल होते हैं तो एनरोल होने के पहले उनको पूछा जाता है कि आपके पिता कौन है। सत्यकाम जाबाली की कहानी। सो वो पता करते हैं अपनी मम्मी से, मेरा आपने सर नाम नहीं दिया। तो मम्मी कहती है, मम्मी तो मैं हूँ, पिता कौन है मालूम नहीं है। ये कहानी है। और बड़े सटल ढंग से कहती हैं कि आई हैव बीन ए मेड एंड आई हैव बीन वर्किंग इन सेवरल हाउसेस, सो आई डोंट नो हु इज योर फादर। तो जब वो जाके सत्यकाम ऐसा कहते हैं तो जो गुरु हैं, ऋषि हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि इस तरह से एक उच्च श्रेणी की, इतना साहस और इतना सत्य बोलने का जिसमें साहस हो, दैट पर्सन इज ऑफ ए वेरी हाई, चेतना में बहुत उठा हुआ व्यक्ति है। तो अंदर के हमारी कॉन्शियसनेस से उसे डिटरमाइन होता था कि आप तैयार हैं। अधिकार भेद की बात हो रही थी, सत्य को रिसीव करने के लिए कि नहीं। अब डिवाइन इज ट्रूथ, और अगर ट्रूथ ही नहीं है अंदर में तो ट्रूथ की यात्रा कैसे होगी? सो दैट वाज द पार्ट ऑफ द स्टोरी। और ये हमारे लिए बड़ा हर्ष का भी विषय हो सकता है कि सत्यकाम को सत्यकाम जाबाली के नाम से जाना जाता है। जाबाली इज हिज मदर्स नेम, सो इट इज वेरी फॉरवर्ड लुकिंग फ्यूचरिस्टिक विजन कि सत्यकाम इज नोन बाय हिज मदर्स नेम, सत्यकाम जाबाली। तो सत्यकाम जब एनरोल हो जाते हैं तो यंग सत्यकाम और ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान के लिए आए हैं। आमतौर पर हम लोग किस तरह से कल्पना करते हैं कि कैसे दिया दिया गया होगा उसको ब्रह्म ज्ञान? हम ऐसा सोचते हैं कि बैठ करके कुछ क्लासेस ली गई होंगी, कुछ टेक्निक सिखाई गई होगी, कुछ मेथड बताया गया होगा। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने सत्यकाम को कहा कि तुम जाकर के ये 100 गाय ले जाओ। और वो बड़ी लीन एंड थिन थी, कृषकाय थी। उनको फॉरेस्ट में ले जाओ, और फॉरेस्ट में लेके जब वो 400 हो जाएं, हृष्ट पुष्ट और दुधारू हो जाएं, तो तुम ले आना। ये उनको इंस्ट्रक्शन मिला। अब गुरुजी ने कहा है तो ब्रह्म विद्या का पहला चरण ये होता था, इम्प्लिसिट फेथ इन द मास्टर। तो उनकी जो वाइफ होती हैं गुरु की, वो कहती हैं कि ये क्या तुम कष्ट दे रहे हो एक अच्छे खासे बच्चे को? तो ही सेज कि आई नो द कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट हु इज विद मी। और वो 100 गांव को ले जाते हैं। और जब एज द स्टोरी गोज, जब वो वापस लौटते हैं 400 हो जाने के बाद, तो उनके चेहरे पर ब्रह्म ज्ञान का तेज होता है। कुछ वर्षों के बाद, कई वर्षों के बाद, तो फिर जब गुरु उनसे कहते हैं कि तुमने तो ऑलरेडी प्राप्त कर लिया, तो सत्यकाम कहते हैं नहीं, मुझे कुछ है जो अभी भी प्राप्त करना है, और वो लास्ट बिट में आपसे ही प्राप्त करूंगा। तो नमन करते हैं गुरु को, और गुरु फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि ओके नाउ यू आर ए ब्रह्मज्ञानी। तो वो ये क्या तरीका है, 100 गाय को ले जाओ और उसको 400 बनाओ? इसको हम लोग एक सिंबल के रूप में देख सकते हैं और एक ट्रुथ के रूप में देख सकते, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देख सकते हैं। सिंबल के रूप में 100 लीन थिन काउज, बेसिकली गो शब्द जहां भी आता है
पूरे वैदिक लिटरेचर में उसका अर्थ फिजिकल काउ भी होता है और स्पिरिचुअल लाइट भी होता है. तो शी इज द मदर ऑफ, शी इज रेडियंस. गो मीन्स लाइट. वहीं से शब्द आता है गुप्त, गोप, गोपाल, सब उसी रूट से आते हैं. सो काउ इज लाइट. गोमुख, जहां से गंगा निकलती है. तो इट्स ऑल अबाउट रेडियंस. सो वो जो लाइट है जो हमारे अंदर इतनी कृष्काय है, यू गो एंड ग्रो इट. कैसे? यू गो इन टू द फॉरेस्ट, लुक आफ्टर द काउज एंड इस प्रकाश को बढ़ने दो. चौगुना. चौगुना क्यों? वाई 400? ये क्या अजीब सी फिगर है. उस 100 को ही कह देते कि इसको इरिस पुष्ट करके ले आओ. तो वैदिक काल में इन फिगर्स का बड़ा इंटरेस्टिंग, दे यूज्ड टू प्ले 99, 7, 3. ये बड़ी इंटरेस्टिंग फिगर्स हैं वैदिक काल में. 12. और उन्होंने इस पूरे संसार में नंबर्स के पैटर्न से भी समझा इस सृष्टि को. तो 7 were the 7 planes of consciousness. 100 किस तरह से आता था? 7 times 7. हर एक प्लेन के अंदर सारे समाये हुए. मैटर के अंदर मैटर भी है, प्राण जगत भी है, मन तत्व भी है, सुप्रामेंटल विज्ञान में भी है, आनंद भी है, चित्त घन लोक भी है और सतलोक भी है. और वहीं सत के अंदर ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग मैटर. ये उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बड़ी अद्भुत है. सो 7 times 7 is 49. एंड 49, 7 times 7 इफ यू टेक कि वो असेंड और डिसेंड की पूरी साइकिल कंप्लीट करे, इट बिकम्स 98. एंड इन ऑल दिस सर्कुलर मूवमेंट कौन कर रहा है? देयर इज ओनली वन. सो यू हैव द फिगर 100. 49 plus 1 and 49 plus 1. So this is how the Vedic thought used to work. तो 4, figure 4 always meant on the different planes. केवल इतना काफी नहीं, तुम्हारे पास ये कृष्काय गाय जो हैं, लाइट जो बड़ी लीन थिन, तुमने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन दे हैव टू ग्रो एंड बिकम काउज ऑफ प्लेंटी. केवल एक स्थान पे नहीं, इतना काफी नहीं कि मन के अंदर आपके ज्ञान आ गया. ये फिगर 4 वॉज ऑलवेज मन, प्राण, शरीर और सोल, इन सबके अंदर रेडियंस. लेकिन उन्होंने किस तरह से ये ज्ञान अर्जित किया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है. एज द स्टोरी गोज, उनको अग्नि से ज्ञान मिला, उनको कुएं से ज्ञान मिला, आकाश से ज्ञान मिला, वृक्षों से ज्ञान मिला. ठीक वैसे जैसे दत्तात्रेय को किसी ने पूछा आपके कितने गुरु हैं, तो उन्होंने कहा 24 गुरु हैं. कौन कौन है? तो एक तो नेम करते हैं हनी बी, एक नेम करते हैं हार्लट. कैन यू इमेजिन? अब इस दोनों स्टोरीज, अगर इस स्टोरी के पीछे क्या है, जो ज्ञान का प्यासा होता है वो हर जगह, क्योंकि ज्ञान एक कोई स्थान नहीं है, जैसे मेमोरी कोई स्टोर नहीं है, ज्ञान इज एवरीवेयर. वो प्रज्ञा हर चीज के अंदर है और वो अपने आप को धीरे धीरे पत्थर के अंदर, जड़ तत्व में, पहाड़ के अंदर, चट्टानों में, नदी नालों में, वृक्ष में, हर चीज के अंदर वो समाया हुआ है. और अगर आप उसको देखोगे तो हर चीज के अंदर एक गुरु कोई ना कोई एस्पेक्ट को रिवील करते हैं. सो इसीलिए जगत गुरु का कंसेप्ट था. द डिवाइन इज इन एवरीवन इन दिस एंटायर वर्ल्ड एज द गुरु. गुरु इटसेल्फ मीन्स, जो वर्ड हम लोग गो की बात कर रहे थे, गुरु, गु is light. So it again comes from the same root. He who takes us towards light, from darkness to light. तो चूंकि गुरु सर्वत्र है, किसी के अंदर अगर ज्ञान की चाह है तो जहां जहां जाता है उसको ये रिविलेशन होता जाता है. तो किसी के अंदर अगर ज्ञान की चाह है, वो नदी को देख रहा है, वो थी ना नॉवेल हरमन हेस की सिद्धार्थ. तो आप नदी को देख रहे हैं तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा. पहला ज्ञान तो यही नहीं मिलता है, change is the eternal constant in life, even when it doesn't look like change. केवल एक नदी को बहते हुए देख लीजिए, आपको जीवन की बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी. सुबह उठ के सूर्य को, रात को, तो ये सारे जो उन्होंने फिजिकल वर्ल्ड था उसके पीछे
जो एक डीपर कॉन्शियसनेस है वो क्या प्रकट करना चाह रही, क्या कहना चाह रही है। अग्नि की हम लोगों ने बात की कि अग्नि शुद्ध करती है, अग्नि चीजों को ऊपर उठाती है। तो इस प्रकार से उन्होंने वैदिक वर्ल्ड में दो लेवल पे उन्होंने चीजों को समझा। एक था साइकोलॉजिकल और दूसरा था फिजिकल। फिजिकल वाज ए सिंबल ऑफ समथिंग एल्स। तो ये जो रचना हुई है सृष्टि की इस प्रकार से हुई। अब ह्यूमन बीइंग को देख लीजिए कि भाई तो हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखिए कि कैसे रचना हुई। सबसे पहले कौन सी होती है? मछलियां। मछलियां पूरी तरह जल के अंदर ढकी होती हैं। तो वैदिक ऋषि डिस्क्राइब करते हैं 2 ओशियंस। एक ओशियन है आकाश गंगा, हम लोग देखते हैं। व्हाट इज आकाश गंगा? इट इज फिल्ड विद लाइट। दूसरी है अप्रकृतिम सलिलम, द डार्क इनकॉन्शियंट। आप नीचे चले जाइए ओशियन के तले में, इट विल बी डिफिकल्ट टू इवन फाइंड लाइट। तो 2 ओशियंस के बीच में जीवन बहता है। अब इस ओशियन को अगर हम लें, इससे मंथन से चीजें निकलती हैं इस प्रकार से। सो दे स्टार्टेड सीइंग एवरीथिंग एज इमेजेस, और इन इमेजेस के पीछे एक सत्य। तो ओशियन के अंदर फिश है जो पूरी तरह ढकी हुई है। अब देखिए इससे कैसे प्रिंसिपल्स निकलते हैं जीवन के। प्रिंसिपल का मतलब है जीवन की प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। तो फिश ढकी हुई है पानी से। इट्स ए साइन ऑफ कॉन्शियसनेस फुल्ली सबमर्ज्ड इन द इनकॉन्शियंट। तो वहां से जब निकलती है तो कौन आते हैं? मत्स्य अवतार ले जाते हैं उसको एक कदम ऊपर। वो कहाँ पहुंचे? टर्टल, कूर्मा अवतार। वो नीचे भी है, अंदर भी है, बाहर भी है। चेतना थोड़ी थोड़ी निकली। रेप्टिलियन वर्ल्ड घूम रही है, रेंग रही है ना। इसके बाद एम्फीबियन वर्ल्ड, देन कम्स रेप्टिलियन वर्ल्ड। सांप जो बहुत तेजी से, उसमें जो खासकर कोबरा। अब कोबरा का एक नया रोल शुरू हुआ, वो शिव जी के गले में भी है, इधर भी। अब कोबरा क्या है? कोबरा इज, इफ यू लुक एट इट, इट्स द वे नेचर इज क्रिएटेड इज सिंबल। वो टर्टल बेचारा रेंग रहा है, नीचे से निकला यहाँ निकला। अब उसके अंदर एक कॉन्शियसनेस की एक थोड़ी एक नई चीज प्रकट हुई है। सांप के अंदर, कोबरा के अंदर जो प्रोटोटाइप है उसका, जो अल्टीमेट किंग है, वो उसके अंदर क्या संभावना हुई है? रेंगता है पर बहुत स्विफ्ट है, और साथ में वो अपने सिर को ऊपर उठाने की चेष्टा कर रहा है। स्नेक्स रिप्रेजेंट, not all snakes, there are hostile energies of snakes, but cobras represent evolutionary power. That's why शिव अपने गले में डाले रहते हैं। अब वो पूरा जब हुड रेस कर दे रहा कोबराज विच कैन स्ट्रेट ऑलमोस्ट टेल का छोटा सा भाग टच करके, नाउ इट इज एन एफर्ट ऑफ कॉन्शियसनेस टू ट्रेमेंडसली एंड स्विफ्टली राइज। जस्ट सी इन द मूवमेंट्स, स्विफ्टनेस भी है, और जब उठता है तो बिल्कुल। इसीलिए कुंडलिनी शक्ति को हमेशा वो एक कोबरा के रूप में विजुअलाइज किया जाता है। देयर इज नो कोबरा हाइडिंग आउट देयर, बट वो कई बार यू सी दिस लोअर एनर्जीज आर लाइक स्नेक्स रैपिडली मूविंग अराउंड एंड देन दे राइज। सो ये अब चेतना उठने की कोशिश कर रही है। रेप्टाइल के बाद क्या आता है? बर्ड्स। अब सिंबॉलिकली देखिए, नाउ इट इज बिगिनिंग टू फ्लाई। फ्लाई करके कहां गया? मिड एयर में गया। अब क्या कॉन्शियसनेस वहां से अतिक्रमण करके आगे जा सकती थी? नेचर देखती नहीं, थोड़ा सा हमको नीचे आना पड़ेगा, कुछ रह गया इवोल्यूशन का। सो नाउ इट्स ए 4-legged क्रीचर। 4-legged क्रीचर, और मैन इज ए 2 biped क्रीचर, 2 पांव हैं उसके। इनके केवल एक बॉडी के मेक को देखिए। जो बाकी एनिमल्स हैं, लिविंग असाइड द मंकी, उनकी आंखें किस तरह से होती हैं? सामने उनका माउथ होगा, नोज होगा, ये सब होगा। आंखें साइड्स को या इस तरह से देख रही होंगी। दे हैव दिस काइंड ऑफ विजन एंड दे हैव वेरी इंटरेस्टिंग विजन। मेनी ऑफ देम हैव यूनिओकुलर विजन, मतलब एक आंख से एक चीज देखेंगे, एक आंख से। ह्यूमन बींग्स के अंदर बाइनोकुलर विजन है, मतलब वो दोनों को कंबाइन करने की क्षमता है। और साथ में क्या है? अब ह्यूमन बींग के साथ वो खड़ा हो गया।
नाउ व्हेन ए पर्सन इज इरेक्ट, तो इसका अर्थ सिंबॉलिकली देखिए, जैसा मैं बता रहा था ह्यूमन बॉडी की रचना को अगर आप देख लें, तो जब खड़ा हो गया वो अपनी आंखें ऊपर करके आकाश को देख सकता है. ह्यूमन बींग्स आर मेंट टू बिकम ए ब्रिज बिटवीन अर्थ एंड द स्काई. इस तरह से उन्होंने देखा, कि इस तरह से नहीं देखा, मतलब देखा अपने अंतर्दर्शन में, अब फिर उन्होंने सृष्टि को इस तरह से समझा. और इसीलिए वो ह्यूमन बींग्स को जो शब्द यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स का, इट इज द सेम वर्ड जो डिवाइन बीइंग के लिए किया जाता है. पुरुष, सेम वर्ड, पुरुष. पुरुष, वो जो पुरुष सूक्त में पुरुष हैं वो क्या करते हैं, वो अपनी सैक्रिफाइस के द्वारा सृष्टि क्रिएट करते हैं. ऐसा ऋग्वेदों में अगर आप स्टोरी को पढ़ें तो पुरुष हुए, उनके अंदर ये सारे सृष्टि के अलग अलग भाग हैं, और फिर वो अपने एक एक अंग को से सृष्टि की रचना करते हैं. तो अगर आप इसको बाहर से देखें तो लगता है बड़ी ग्रोटेस्क चीज है, ये क्या बात हुई, अंग अंग से पृथ्वी क्रिएट कर रहे हैं, सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं. सती माता का भी लगता है क्या है, विष्णु भगवान चक्र से काटे चले जा रहे हैं, यहाँ नैना देवी में यहाँ भी उनके नयन गिरे हैं. अब इसको दूसरे ढंग से देखें, they were communicating in a very interesting way the interconnectedness of the creation. अब इस इंटरकनेक्टेडनेस, क्योंकि उसी के पार्ट से सब कुछ बना है. अब ये केवल इंटरकनेक्टेडनेस नहीं कह रहे हैं जो हम डिस्कवर कर रहे हैं, बल्कि इट इज द वन पुरुषा विच हैज स्प्रेड आउट एवरीवेयर इन क्रिएशन. इसके प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, तो फिलॉसफी तो ठीक है, चलो होगा नहीं होगा कौन जाने, इसके बहुत प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है. प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन नंबर 1, दैट यस देर इज एन इंटरकनेक्टेडनेस, देर इज बेसिक यूनिटी ऑफ सब्सटेंस, बेसिक यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, केवल कॉन्शियसनेस नहीं, सब्सटेंस. तो इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ये है कि यदि सब कुछ एक ही सब्सटेंस से अलग अलग रूप लेके बना है, मूल सब्सटेंस एक है, तो मतलब आप एक सब्सटेंस में कुछ वर्किंग करते हैं तो उसका रिपल इफेक्ट सारी सृष्टि में जाता है, बिकॉज इट्स वन सब्सटेंस. माता जी इसकी बात करती हैं बहुत बाद में. यू ट्राई आउट समथिंग ऑन वन बॉडी, इट हैज रिपरकशंस ऑन ऑल द अदर बॉडी. उस पुरुष का और इस पुरुष का डिस्क्रिप्शन सेम है. हाउ कम? ना प्लीज डोंट थिंक कि वो स्त्री क्यों नहीं है, पुरुष क्यों नहीं है, उसका भी एक एक्सप्लेनेशन है. तो अगेन दैट पुरुषा हैज कास्ट हिमसेल्फ, सैक्रिफाइस्ड टू बिकम दिस क्रिएशन. दिस पुरुषा कॉल्ड ह्यूमन बीइंग कैन वर्क द सेम थिंग फ्रॉम द लोअर एंड. ही हैज बिकम दिस क्रिएशन and creation can become him through man. So man is the bridge thrown between creation and the creator. That's how they conceived it. अब ये थॉट्स को उन्होंने बड़े सुंदर इमेजेस के थ्रू डिस्क्राइब किया. बृहदारण्यक उपनिषद में इट इज डिस्क्राइब्ड एज द हॉर्स. अरण्यक्स, अरण्यक्स क्या थे? द टेल्स दैट पीपल वेंट इनटू फॉरेस्ट, अरण्य. सो आप देखेंगे अरण्यक्स और ब्रह्मणास. सो ये दोनों वेदों के दो एस्पेक्ट्स, ज्ञान कांड और रिचुअलिस्टिक कांड, इनको वो डेवलप करते हैं. तो बृहद आरण्य किससे स्टार्ट होता है? द हॉर्स ऑफ द सैक्रिफाइस. सुना ना, अश्वमेध. देखिए किस तरह से वो इन चीजों को समझते. इज वेरी इंटरेस्टिंग इमेज. सो अश्व सदैव, जैसे गो, काउ वॉज ए सिंबल ऑफ लाइट, अश्व वॉज द सिंबल ऑफ फोर्स. फिजिक्स में अभी कैसे हम मेजर करते हैं? हॉर्स पावर अभी भी करते हैं कई चीजों में. हॉर्स वॉज ए सिंबल ऑफ फोर्स. सो अब उन्होंने इस चीज को दूसरे रूप से देखा. उन्होंने कहा, ऋग्वेद में कहा गया पुरुष ने सैक्रिफाइस किया, पुरुष से सब कुछ निकला. बृहदारण्यक में इट इज द हॉर्स, द फोर्स, द कॉन्शियस फोर्स बिहाइंड क्रिएशन, जिसने हर चीज बन गई. दैट कॉन्शियस फोर्स, दैट इज हाउ दे डिस्क्राइब्ड. तो दे ब्रॉट इन दिस एलिमेंट. इस तरह से वो पूरी सृष्टि को समझते थे. और मैन बिकम्स द मिडवे बिटवीन दिस एंड दैट एंड. तो इवन इवोल्यूशनरी प्रोसेस में तो 10 अवतार की कहानी भी पूरी की पूरी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है. अभी हम ढूंढते हैं कि वेयर इज द लिंक बिटवीन मैन
एंड द एप्स और मैन एंड द बीस्ट। अब इन्होंने पूरे एक एनिमल सृष्टि जो वराह अवतार पे आती है, उसके बाद एक ऐसी सृष्टि की विकांड से परिकल्पना की, पर इस तरह से उन्होंने उस एक इमेज हम सबके सामने प्रस्तुत की कि जो आधा सिंह है और आधा मनुष्य है। ये स्टोरी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। द स्टोरी ऑफ नरसिंह अवतार इज हाफ ह्यूमन हाफ एनिमल। अब इस स्टोरी में इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये स्टोरी में दो पैरेलल ट्रैक्स चलते हैं। पिता कौन है? हिरण्यकश्यप। उसके लाइफ का मिशन क्या है? मुझे बदला लेना है। बोरी बदले की कहानी है। किससे बदला लेना है? मेरे भाई के हत्यारे से बदला लेना है। उसको मारा किसने? विष्णु भगवान ने मारा है। साउंड्स वेरी लॉजिकल। क्यों मारा है? वो पूरी धरती को डुबो रहा था। बैक टू, धरती को डुबोने का अर्थ क्या हुआ? इट इज गोइंग बैक इन टू दैट स्टेट जिससे वो इमर्ज कर रही है। अप्रकृतिम सलिलम, ट्रैकिंग इट डाउन टुवर्ड द इनकॉन्शियंट। तो विष्णु भगवान उसको वराह अवतार लेकर के निकाल लाते हैं। तो लैंड एनिमल्स आर बॉर्न, यू कांट जस्ट सबमर्ज गो। इवोल्यूशन में रेट्रोग्रेशन नहीं है, तो उसको बाहर ले आते हैं, धरती को बाहर। ये किस समय की कहानी? ये कहानी है जब लैंड एनिमल्स अभी नहीं आए हैं, तो ही ब्रिंग्स देम आउट। अब वो हो गया, वो चला गया हिरण्यकश्यप। अब ये सटल, ये दे यूज टू मिक्स दीज इमेजेस, अकल्ट ट्रूथ, स्पिरिचुअल ट्रूथ, फिजिकल ट्रूथ ऑल। अब ये जो हिरण्यकश्यप की कहानी चल रही है, ये भौतिक जगत की कहानी केवल नहीं है, ये एक प्लेन पर हो रही है, उसके रिपरकशन अर्थ पे हो रहे हैं। क्योंकि ये भूमि जो हम पृथ्वी पर देखते हैं, दे डिस्क्राइब्ड एज 7 अर्थ्स। ये एक अंतिम लास्ट प्रोटोटाइप है, ये फिजिकल मैटर, ग्रॉस मैटर। और भी सूक्ष्म भूमि है जिन पर अनेकों अनेकों तरह के क्रिएशन है। दिस इज द लास्ट। इस लास्ट पर एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो सूक्ष्म भूमि पर जो चीजें होती हैं उसका स्पिल ओवर यहां होता है, और यहां पे जो होता है उसका इफेक्ट वहां पड़ता है। तो स्पिल ओवर का देखिए एक स्टोरी है ठीक हिरण्यकश्यप के पहले की, और वो स्टोरी कि देवता और असुर वो किस चीज के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं? अमृत के ऊपर। पहले तो दोस्त दोस्त खेलते हैं, फ्रेंड फ्रेंड, फिर एनिमी एनिमी खेलते हैं। और खेलने में क्या होता है? वो अमृत खींच रहे हैं। वो स्टोरी कई बार मैंने कही है, तो आई डोंट नो वेदर आई शुड रिपीट इट और नॉट। वन ऑफ माई फेवरेट स्टोरीज इज सागर मंथन। खींचते खींचते अमृत की कुछ बूंदें छलक जाती हैं। कहाँ गिरती हैं छलक कर? राहु केतु तो पहले आगे चले गए वो अपने, लेकिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग में गिरती हैं। संगम, दैट द प्लेस वेयर गंगा यमुना सरस्वती ज्वाइन, और वहां फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द नेक्टर स्पिल्ड फ्रॉम द रेन ऑफ गॉड फॉल्स देयर। तो अब आपने प्रयाग को सीक्रेट बना दिया। अब देखिए, ये प्रयाग जाने वालों को ये कुछ नहीं पता है लेना देना इस स्टोरी से। उनको लगता है हम कुंभ मेले में नहा लिए, हम बस हो गए। तो ये एक और देयर वेर पीपल हु जस्ट प्रिजर्व ट्रूथ्स, उनका काम यही था। जैसे आप किताब छपती ना कहीं, आप पूछो ये किताब कहाँ छपी, उसमें लिखा होता है पब्लिशर सो एंड सो इस प्रेस में, बट दे डोंट नो व्हाट द बुक इज अबाउट। तो इंडिया में ऐसे उन्होंने इस तरह से ये कल्चर को स्थापना की, क्योंकि एवरीबडी इज नॉट रेडी फॉर दोज प्रोफाउंड ट्रूथ, वो सिमट के रह जाएगा। तो कुछ ऐसे, कुछ क्या मासेज ऐसी थी जो सत्य को केवल प्रिजर्व करती थी, और ऐसे लोग थे जो उसको डिकोड कर लेते थे। डिकोड करके वो उससे जो प्राप्त करना है पा लेते थे। तो गंगा जमुना सरस्वती कौन है? ये तो रिवर्स है, हम सब जानते हैं। लेकिन ये रिवर्स दे सॉ एज दी 3 नाड़ीज विद इन अस इन द स्पाइनल कॉर्ड। गंगा शांत, यमुना चंचल चपल, सिंपैथेटिक एंड द पैरासिम्पैथेटिक। ये दो ही नर्वस सिस्टम होते हैं ना, ये दोनों तरफ। सिंपैथेटिक क्या करता है? नाम उसका सिंपैथेटिक है, पर हर चीज को एक्टिवेट कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक हर चीज को शांत करता है, कामिंग इफेक्ट करता है।
और इन दोनों को बैलेंस करती सरस्वती बीच में। और जहां तीनों का मिलन होता है, ये बीच में जहां वेयर ऑल द थ्री एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम, यदि कोई व्यक्ति इसको कर पाता है अपने अंदर, सो ही टेस्ट द नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, अमृतत्व। तो क्या उसका शरीर इमॉर्टल हो जाता है? नहीं। हम हर चीज को शरीर सेंट्रिक, शरीर इमॉर्टल हो गया, शरीर इमॉर्टल हो गया। शरीर की इमॉर्टैलिटी भी होगी, उसकी भी बातें हुई हैं, पर वो एक लास्ट रिजल्ट है। हम सबसे पहले इमॉर्टैलिटी की कॉन्शियसनेस को गेन कर लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, कॉन्शियसनेस की बात तो हवा हवाई लगती नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु के बाद जब हम पुनर्जन्म लेते हैं तो हमें कुछ नहीं मालूम होता क्या हुआ इस बीच में। क्यों? हम डेथ के डोमेन से जाते हैं और आते हैं। डेथ का डोमेन हमारे ऊपर, वो पुराने समय में होता था ना कि पट्टी लेकर चला गया और उसके बाद वो जब वापस आया तो हम कहाँ से गए थे, कहाँ ये नहीं मालूम है। तो उसी प्रकार से वी डोंट रिमेंबर, वो डोमेन के ऊपर हमारी हम देख नहीं सकते। प्रैक्टिकल इसके बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं इन चीज़ों के। तो अब यू बिकम कॉन्शियस, आप मृत्यु भी कॉन्शियस है, उसके बाद आपकी यात्रा भी कॉन्शियस है, आप जानते हो कॉन्शियस डोमेन से नेविगेट कर रहे हो, और जन्म भी आपका कॉन्शियस है। क्या ऐसे बीइंग्स हुए हैं जिनका कॉन्शियस बर्थ हुआ है? तो वी हैव स्टोरीज लाइक दैट। अष्टावक्र पेट में ही कॉन्शियस थे, अपने पिता को बार बार बता रहे कि आप गलत बोल रहे हो, सही नहीं बोल रहे, मम्मी को गलत कहानी सुना रहे हो। तो पिता गुस्सा हो जाते, तू मुझे बताएगा। एक ट्रांजैक्शन, दे ऑलवेज सॉ ऑल ट्रांजैक्शन एज ट्रांजैक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये स्पीच, वो, दे आर ऑल मीन्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो पिताजी को गुस्सा आ जाता है। देखिए उस समय के बच्चे तो और भी ज्यादा थे, आजकल तो 15-16 में बोलते हैं, उससे हम परेशान होते हैं। ये बच्चा तो गर्भ में ही था, उसने कह दिया पापा यू आर रॉन्ग। पापा को भी गुस्सा आ गया, पापा तो पापा है, टेढ़ा मेढ़ा हो जा, मुझे तो कहता है, तो टेढ़े मेढ़े हो गए। अष्टावक्र, ऐसी तो उनका नाम पड़ा। 8 जगह से टेढ़े थे, उनकी बड़ी मजेदार स्टोरीज हैं। सो ये सारी चीजों में उन्होंने ये दे सॉ देम ऑल टुगेदर। सो क्वेस्ट फॉर इमॉर्टैलिटी, इसका जो स्पिल ओवर होता है, सो दैट इज हाउ दे सॉ इट। यानी ऊपर सटल प्लेन्स पे घटनाएं हो रही हैं, उनका रिपरकशन यहाँ पे हो रहा है। इसको तो हमने कंसिडरेशन में नहीं लिया था कभी। हमको तो लग रहा था केवल जो हो रहा है, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, ये अमेरिका है, ये यूरोप है, ये इंडिया है, यही हम सोच रहे थे। और सटल प्लेन के बीइंग्स केवल वहां घटनाएं नहीं होती हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं अर्थ को, अर्थ इवोल्यूशन को इंपैक्ट करते हैं। ऐसे देव गॉड लाइक बीइंग्स हैं जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं, और ऐसे आसुरिक बीइंग्स हैं जो ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। दैट्स हाउ दे सॉ दिस स्ट्रगल। तो उसी श्रृंखला में आते हैं हमारे हिरण्यकश्यप जी, हमारे नहीं, हिरण्यकश्यप जी। तो वो डिक्लेयर कर देते हैं विष्णु भगवान को कोई नहीं मानेगा, मैं ही भगवान हूं। बड़ी तपस्या करते हैं, तपस्या, भगवान भी विवश होते हैं, तपस्या कर रहे हो, कहते हैं मुझे अमर बना दो। कहते नहीं, अमरत्व का तरीका दूसरा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी कंडीशन से नहीं मरूं, ये भी नहीं, दिन नहीं, रात नहीं, अंदर नहीं, बाहर नहीं, अस्त्र नहीं, शस्त्र नहीं, मनुष्य नहीं, देवता नहीं, पशु नहीं, सब बोल दिया उन्होंने। और भगवान अपने चेकलिस्ट में टिक 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 देख लिया, तूने सारी कंडीशन। हाँ, अब तक इन कंडीशंस में लोग मरते थे, मैंने सब टिक कर दी। ब्रह्मा जी पूछते हैं आर यू श्योर, लॉक कर दूं मैं? हाँ। अब बड़े खुश हो गए, मैं मरूंगा ही नहीं, सारा उन्होंने कंडीशंस सेटिस्फाई कर ली। ठीक है, भगवान कहते हैं ठीक है, गॉड हैज ए प्लान, हिज बैकअप प्लान इज द ओरिजिनल प्लान। तो वो जब तपस्या कर रहे होते हो रहे होते हैं, तो उनकी जो वाइफ होती है कयाधु, उनका गर्भ में हिरण्यकश्यप की संतान पल रही होती है। अब कयाधु कहती ये तो बस अपना लगे हुए अपने एम्बिशन की पूर्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। तो नारद जी, भगवान कहते हैं नाउ यू स्टार्ट योर वर्क। नारद जी वहाँ जाते हैं और उनको कहते हैं कि बहन बड़ी आप बोर हो रही होगी, हाँ मैं तुम्हें हरी कथाएं सुनाता हूँ। हाँ,
अच्छे समय आए मुनिवर। तो वो क्या करती हैं, वो कहानियां सुनती रहती हैं। अब देखिए उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है पीछे, कहानियां सुनती रहती है, हरी कथाएं। अब गर्भ में कौन है, प्रहलाद। प्रहलाद पोषित हो रहा है हरी कथाओं से। इट्स ए सैड थिंग कि पीपल डोंट रिमेंबर कयाधु। अब ये एक बुक जो मेरी आ रही, इटर्नल फेमिनाइन, सो उसमें कयाधु की भी स्टोरी आई पुट। पीपल डोंट नो दैट देयर इज अ लेडी लाइक दैट। सो अब ये तपस्या करके आते हैं उधर घर में, अच्छा है, उत्सव बन रहा है, प्रहलाद है, बड़े खुश होते हैं, सब शुरू हो जाता है, असुर राज अब आ गया, न दैत्य राज हमारे घर में, वंश आ गया। तो ये सब करते रहते हैं। और वो तो बचपन से वो हरी हरी उधर पेट में सुना है। अब इनको गुस्सा आता है, ये क्या कर रहा है, तो हरी हरी कौन है, भगवान है। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, भगवान तो मैं हूं। कुछ लग रहा है मॉडर्न कंटेक्स्ट में? मैं पिता हूं इसलिए सदैव सही हूं। मैं गलत कैसे हो सकता हूं? मैं पिता हूं, सर्वज्ञ हूं। तो अब ये कहता है, डैड आई आई लव यू, हाँ आई रेस्पेक्ट यू, बट प्लीज डोंट, ये आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? नहीं देख, मैं सारे त्रिलोकों अधिपति हूँ, मैंने इस लोक को पराजित कर लिया, उसे मेरा एम्पायर देख। कहते हैं वो सब ठीक है डैड, बट हरी तो हरी है। अब ये स्टोरी दो पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही है। एक जिसने सारी मृत्यु की कंडीशंस को कॉन्कर कर लिया है, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है एक समय। अब वो कहते हैं कि ये वो उसको कन्वर्ट करने के लिए उनके टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं इसको सिखाओ कि भगवान मैं हूँ, हरी नहीं है। अब वो टीचर सिखाने लगते हैं। अब ये तो नेचुरली सरल सहज, ये अब वो टीचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब वो बुलाते हैं कि क्या रिपोर्ट कार्ड है, बताओ मेरा बच्चा बच्चा कैसा कर रहा है, तो प्रारंभ करते हैं कि हे महाराज हरि बोल। वो कहते हैं क्या, ये क्या कर रहा है तू? कहते हैं नहीं महाराज, बेटा तो आपका सही है। अब प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अब कितने टीचर्स बदलोगे, क्या क्या। तो अंत में कहते हैं ये तो बीज मेरा, ये तो प्रॉब्लम कर देगा, इसको तो नष्ट ही कर दो दैत्यराज। तो कोशिश करते हैं, पहाड़ से फेंकते हैं, बड़ा सुंदर है, पहाड़ से फेंकते हैं तो ही इज द विजन ऑफ विष्णु, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफिक विजन्स एवर डिस्क्राइब्ड। जब प्रहलाद नीचे जा रहे हैं तो विष्णु भगवान को देखते हैं और वो उसको गोद में लेते हैं, एंड ही नो हार्म कम्स टू हिम। तो सांप भेज देता है, स्नेक्स आते हैं, उसके गले में वो करके चले जाते हैं। उनको भी पता है कि ये तो शेषनाग, विष्णु भगवान उनका भक्त है, शेषनाग हमारे गुरु हैं, इसको नहीं हार्म करना है। फिर होलिका मैडम आती हैं, कहती हैं मैंने एक मैजिक तुशाला मंगवाया है अमेरिका से, स्टेल्थ बॉम्बर की तरह, ये जलता नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, टेक्नोलॉजी थी ना। तो नहीं मतलब, अब नासा में ऐसा था ना, एक ब्लैंकेट मैंने देखा इतना पतला, फोल्ड करके पॉकेट में रख लीजिए, बहुत गर्म है, तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो सकती है। तो उन्होंने ऐसा एक मंगाया ब्लैंकेट की, जलेगा नहीं, इनफ्लेमेबल ही नहीं है। तो कहती मैं इसको लेकर बैठ जाऊंगी और ये मेरे गोद में मैं मैजिक दिखाऊंगी, मैजिक दिखाते दिखाते मैं इसको छोड़ के निकल आऊंगी, ये तो जल जाएगा, ये हल्का सा धक्का दे दूंगी। अब प्रहलाद कहता अच्छा है, मैजिक दिखाएगी मम्मी, मेरी बुआ, सब लोग गैदर हो गए हैं, मैजिक ब्लैंकेट अमेरिका से आया, नासा ने बनाया है, मैन्युफैक्चर किया है, हाँ इलन मस्क ने एक नई चीज पेटेंट की है। अब वो ले करके बैठ जाते हैं, बैठ जाती हैं। अब भगवान को तो मजे लेने होते हैं, ब्लैंकेट उड़ जाता है और उड़ के प्रहलाद के ऊपर, एज थिंग्स हैपन। अब होलिका जल जाती है और ये तो बैठे बैठे हरी कर रहे थे, वो अगेन बच जाते हैं। जब ये सब होता है तो अंत में ही गेट्स वेरी वेरी अनॉयड एंड एंग्री, कहता है मैं ही इसका कुछ करता हूं। तो वो कहते हैं अब मैं ही तुझे, आई एम गोइंग टू किल यू, तो लास्ट चांस है, यू आस्क मी। अब क्रोध में इंसान, इसीलिए क्रोधात भवति सम्मोह, एंगर इज वन ऑफ द वर्स्ट काइंड ऑफ एनिमीज। सच में इंसान आपा खो देता है, क्रोध में क्या क्या नहीं बोल देता है, जिसका परिणाम ना जाने डिकेड्स तक चलता है। तो
दोनों के बीच में प्रहलाद कहते हैं डैड अब मैं ये कैसे कह दूं, मैं तो प्रतिबद्ध हूं, हरि गॉड है, आप मेरे पिता हो, आप ये उल्टा, अब पिता भगवान तो नहीं हो सकता, भगवान से बड़ा तो नहीं हो सकता है, भगवान तो भगवान है, आप ये बोलोगे कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, मुझे ही सर्वोच्च मानो, मेरे लिए जीवन जियो, ये तो नहीं होगा, भगवान तो भगवान है। तो बड़ा गुस्सा आता है, कहते कहाँ है तेरे भगवान, दिखा मुझे, दिखते नहीं है। प्रहलाद कहते हैं सब जगह आपको नहीं दिखते, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, मुझे दिखते हैं, आई हैव टू बी विद माई ट्रुथ। बड़ा मॉडर्न है प्रहलाद, हाँ, आई हैव टू बी विद व्हाट ट्रुथ आई हैव सीन, यू डोंट सी, दैट्स योर प्रॉब्लम डैड, यू फिगर आउट। तो डैड को कहते हैं कि तो लड़का बहुत ज्यादा बोल रहा है, कहते हैं इस खंबे में भी है भगवान, यस डैड, तुझे दिख रहे, हाँ मुझे तो दिख रहे, आपको नहीं दिख रहे। तो लेकर के खंबा वो गदा अपनी तोड़ते हैं। लुक एट दिस होल स्टोरी, इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। भगवान प्रकट होते हैं किस रूप में, नरसिंह के रूप में। अब वो सारी कंडीशंस वो ड्रैग करके ले जाते हैं, उस समय ना दिन है ना रात है, वो चौखट के ऊपर ना भीतर है ना बाहर है, अपनी थाइस के ऊपर बिठा देते हैं उसको, ना नीचे है ना ऊपर है, ना धरती में है ना आकाश में है। ये तो उसने कहा नहीं था कि किसी की थाइस पर मैं ना मरूं। सारी कंडीशन वो अपने नख से, तो अस्त्र भी नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, ये तो मनुष्य भी नहीं है और पशु भी नहीं है, ये बीच की कोई चीज है। एंड ही फिनिशेस हिम। नाउ यू सी दैट स्टोरी, दो पैरेलल ट्रैक्स पे इमॉर्टैलिटी की सर्च चलती है। एक है जहां मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा, बहुत टेक्स अभी है प्रहलाद के पिता, और उन्होंने पूरा वो सब टेक्नोलॉजी मंगाई है कि वो जले नहीं, ये सब कुछ है वैसे भाई दिव्या, यहाँ कोई मैजिक स्टोरी नहीं है। एक ब्लैंकेट था, होली का हमारे यहाँ कपोल कल्पना है, ऐसी चीज़ें हैं, एग्जिस्ट करती हैं कि आप उनको अगर यूज़ करोगे तो यू विल नॉट गेट बर्न। मैनी पीपल जो फायर पे वॉक करते हैं ये भी यूज़ करते हैं, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। देयर आर ऑयल्स विच डोंट बर्न, फायर बर्न्स बट नॉट ऑलवेज, देयर आर सम कंडीशंस इन विच इट मे नॉट बर्न। तो वो सब बड़ा ये कहता है कि एक ये अप्रोच है लाइफ की, और उस अप्रोच के द्वारा ये भाव कि मैंने अगर संसार की इतनी सारी पावर्स और शक्तियों को अपने वश में कर लिया तो मैं भगवान हो गया। प्रहलाद की दूसरी अप्रोच है, ही इज जस्ट टॉक्स अबाउट द वन, आई नो द वन, पावर ऑफ वन, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ वन। केवल हाँ, इसके बाद हम 0 to infinity पे आ सकते हैं, पावर ऑफ वन। अब वो वन से ही बस चलता है प्रहलाद। वो वन कौन है, उनके लिए हरि है, हरि 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 हरि। दैट इज द रॉयल रोड टू इमॉर्टैलिटी। प्रहलाद को ना वेपन मार पाता है, ना ऊपर से फेंकने से मरता है, जितनी भी सारी चीजें किसी से नहीं मरता। वाई? बिकॉज ही हैज डिस्कवर्ड द वन कॉन्शियसनेस। टू डिस्कवर वननेस इज, अब लाइफ में भी ही इज कॉन्शियस, डेथ में भी ही इज कॉन्शियस। दैट इज द कॉन्शियसनेस ऑफ इमॉर्टैलिटी। मतलब यू आर ऑलवेज कॉन्शियस। योग में जब लोग योग प्रारंभ करते हैं तो अचानक नोटिस किया होगा कई लोगों ने, वो अपने ड्रीम्स के प्रति कॉन्शियस हो जाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि हम लोग ड्रीम नहीं देखते हैं, ऐसा नहीं है, ड्रीम सब देखते हैं लेकिन कॉन्शियस नहीं होते हैं। अब ड्रीम जगत क्या है, निद्रा के बाद का जगत है, हम अचेत रहते हैं उसमें। अचेत इन द सेंस कि वी आर नॉट कॉन्शियस कि ड्रीम वर्ल्ड में क्या हो रहा है। तो अब कॉन्शियसनेस आपकी एक्सटेंड करी ना, तो ड्रीम वर्ल्ड की चीजें आपको, तो सेम वे इसी कॉन्शियसनेस को जब हम एक्सटेंड करते जाते हैं, ल्यूमिनस होती जाती है, तो ड्रीम वर्ल्ड की चीजें हमको स्पष्ट होने लगती हैं। तो मृत्यु के बाद भी दिखते हैं कौन आ रहे हैं। अगर यमराज आएंगे नहीं, पहली बात भगवान के भक्तों के पास नहीं आते, वो जिसकी भक्ति करते हैं वो आते हैं। अब आप विष्णु भगवान के भक्त हैं तो वो भेजते हैं अपने अच्छे खासे, वो विष्णु दूत आते हैं, वो कहते हैं आप चलिए हमारे पास, काइंडली कम विद मी। शिव जी के भक्त हैं तो वो भेजते हैं अपने उनके जो गण हैं वो आते हैं लेने के लिए। ये स्टोरी सभी में। माँ के भक्त हैं, माँ ने तो सीधा कहा है, वो बर्ड आती, एंजल्स, नोबडी गोज टू डेथ। अब गलती से अगर आ जाए तो आप देखेंगे, आप कहेंगे देखिए आप गलत एड्रेस पर आए। मार्कंडे ने क्या किया था, यही किया था। उसने कहा मैं तो शिव जी का भक्त हूं। वो कहते मैं काल हूं,
कहते हैं तो ये तो महाकाल है, आप रॉन्ग एड्रेस पे आए, और वो चले जाते हैं. नाउ दिस ऑल दी स्टोरीज आर रिवीलिंग सम वेरी प्रोफाउंड ट्रूथ. सो प्रहलाद he is not a seeker for immortality, but immortality comes to him by the way, क्योंकि वो हरि भक्त है. एंड हिरण्यकश्यप इज ए सीकर ऑफ इमॉर्टैलिटी, बट वो केवल ईगो के आधार पर इमॉर्टैलिटी क्रिएट करना चाहता है, वो संभव नहीं है. कहने का अर्थ ये कि हम इमॉर्टैलिटी से समझते हैं कि माई पर्सनैलिटी विल सर्वाइव, आउटर पर्सनैलिटी. Dr. Alok Pandey will become immortal in the other realms also. He'll be Dr. Alok Pandey without any patience. Blissful state, of course. Hopefully, स्वर्ग में जरूरत नहीं होती होगी. But it is an absurd state. Just imagine how boring it would be. आप बाकी चीजें छोड़ दो, प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सेम आउटर पर्सनैलिटी कितनी बोरिंग चीज है. मैं जब आश्रम में आया तो उन्होंने कहा, किसी को बताया नहीं मैंने कि मैं ये, पता था लोगों को लेकिन मैंने इसको एम्फसाइज, कोई भी काम दे दो, कुछ भी दे दो. मैं बड़ा खुश हो रहा था कि मैं अब मेडिसिन नहीं प्रैक्टिस करूँगा, वो भी साइकेट्री, सारे वो आ करके अपनी. तो मैंने कहा बहुत अच्छा है, मार्बलिंग सेक्शन में लग गया, वहाँ सूप पीता था, साड़ियाँ बेचता, बड़ा मज़ा आया. रंगों का रंग भेद मैंने समझा, नीति के रूप में नहीं पर ज्योति के रूप में, कि ये अलग अलग रंग क्या. उसके पहले आई वाज कलर ब्लाइंड, सब कुछ भी है, सब ठीक है, वो जो टिपिकल मैन विल बी मैन वाला हिसाब होता है ना, कोई भी चीज़ तो ऐसे ही चलता था. फिर मैंने देखा नहीं, हरा नीला लाल पीला कितने सुंदर होते पैटर्न्स होते, बड़ा मज़ा आया मुझे. भगवान ने डेवलप किए आँख, थोड़ा सौंदर्य बोध आना चाहिए बाहर की चीज़ में भी, केवल अंदर का सौंदर्य काफ़ी नहीं. तो उसी का अब इतना ब्लिसफुल, आई वॉज सो हैप्पी कि अब वो नहीं करना पड़ेगा. वो और बात है कि यू आर ड्रैग्ड बैक इन टू दैट मेडिकल डिपार्टमेंट, बट पॉइंट इज की प्रोलॉन्गेशन ऑफ आउटर पर्सनैलिटी इज द मोस्ट फुलिश थिंग टू एवर इवन वांट. हु वुड वांट टू डू द सेम थिंग फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर. नारद जी के साथ भी वो तो एक ही चीज करते हैं, तो भगवान उनको भी बीच बीच में रेस्पाइट देते हैं कि चल तू बंदर बन जा कुछ समय के लिए. होता है उनके लाइफ में, ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि इट इज ए वेरी वेरी बोरिंग थिंग. और भगवान समझते हैं कि बच्चे तो बोर हो जाएगा. तो जब ब्रेक होता है हमारा मृत्यु के बाद, तो आउटर पर्सनालिटी नहीं रहती है. नोबडी आइडेंटिफाइज वन सेल्फ एज मिस्टर सो एंड सो. आप फोटो लगा देंगे, वो बंदा आ भी जाएगा तो नहीं पहचानेगा किसकी फोटो लगी हुई है, बिकॉज ही इज नो मोर दैट. लेकिन इनर बीइंग जो है वो जाता है हमारा, जिसकी हम लोग कल बात कर रहे थे, जो इनर वर्ल्ड्स हैं हमारे, वो जाते हैं, उसके अंदर में सोल जाती है, और इस तरह से यात्रा होती है. तो इमॉर्टैलिटी क्या है? जब हम अपनी सोल के स्टफ को जान लेते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपनी सोल में, तो देन वी आर ऑलवेज कॉन्शियस. नाउ इफ दिस इज ट्रू एज इज ट्रू इन द एक्सपीरियंस ऑफ योगिन्स, तो कितनी अजीब बात लगती है ना. श्री अरबिंदो वाज बॉर्न ऑन 15 अगस्त 1872. श्री अरबिंदो अब कहाँ हैं? 5 दिसंबर 1950 के बाद. इवन जिसने अपनी सोल को जान लिया है वो भी कॉन्शियस होता है कि वो कहाँ है. वो डिसोरिएंटेड नहीं होता. ये समस्या आपकी है, हिरण्यकश्यप की, यू कांट सी, दैट्स योर प्रॉब्लम, बट ही इज कॉन्शियस. ये प्रॉब्लम श्री अरविंद की नहीं है, माता जी की नहीं है. दे आर कॉन्शियस, फुल्ली कॉन्शियस. लॉन्ग बैक सोल क्या, जिन्होंने कंप्लीटली डिवाइन के साथ आइडेंटिफाई किया हो, डज द डिवाइन डाई? अक्सर मैं ये बात पूछता हूं जब लोग कहते हैं कि अब तो श्री अरविंद नहीं रहे. इसी हॉल की बात है, किसी ने कहा नाउ श्री अरबिंदो इज नॉट देयर. तो मैंने पूछा कि ये उत्तर इसका हम बाद में पूछें देंगे, पहले जिन जिन को ये विश्वास है कि कृष्ण मर गए हाथ उठाएं. आप पूछिए अपने हृदय पर हाथ रख के, इज कृष्णा नो मोर? इवन फैक्चुअली countless people after Shri Krishna's physical departure continue to experience and rose to what heights. So कोई तैयार नहीं होने का नहीं, कृष्ण जी दंडित नहीं करेंगे. हृदय का सच बताइए. आपको देखिए अजीब सा लगता है ना, धक्का लगता है, श्री कृष्ण नहीं रहे. ये हमारी भौतिक दृष्टि की सीमा है. श्री अरविंद इज नो मोर. इफ श्री अरविंद इज नो मोर, नन ऑफ अस इज एनी मोर. ये एक इनर रियलिटी है. सो हरी हरी करते हुए वो सोल की कॉन्शियसनेस में रहते थे और ही फाउंड इमॉर्टैलिटी. अब देखिए ये स्टोरीज कितने सुंदर ढंग से इंटरवोवन हैं हमारे फैब्रिक ऑफ सोसाइटी में.
इसको हमने तो, एक लोग थे जो इनको प्रिजर्व करते थे, कहानी सुनाते थे। हमने भी ऐसी पढ़ी, कल्याण में पढ़ी, गीता प्रेस गोरखपुर से आती थी, मम्मी पापा को भी पता थी, लेकिन वो इनका अर्थ नहीं जानते थे, ये भी फैक्ट है। नहीं बेटा, ये सब कहानियां हैं, हमारे धर्म की है, इनको पढ़ना होता है। पढ़ी, क्योंकि कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। अब उस समय हैरी पॉटर थी नहीं, थैंकफुली, तो यही पढ़ते हमको। ये तो हैरी पॉटर से भी ज़्यादा मज़ेदार लगती थी एक्चुअली। पौराणिक स्टोरीज अगर पढ़ो तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं तो पढ़ती ही रहता था, इतना पढ़, जितनी कल्याण के अंक सारे पढ़ो। मेरे को लगता था हैरी पॉटर की नई सीरीज आ गई, अनएंडिंग सीरीज। सो यू रीड ऑल ऑफ देम। स्पेशल अंक आते थे, देवी पुराण पर पूरा एक अंक आएगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण पर अंक आएगा, विष्णु पुराण पर आएगा। तो इट वॉज सो फैसिनेटिंग दैट वर्ल्ड। और फिर जब कहानियां एक की होती है, उस कहानी की एक बार वो की हाथ लग गई, तब बड़ा मजा आता है। अरे ये कह रहे हैं, क्या बात है, मजा आ गया। सो देयर वेर दोज हु प्रिजर्व्ड द स्टोरी एंड देयर वर अदर्स हु क्रैक्ड द दा विंची कोड. So we are here to crack the Da Vinci Code. बट हमने क्यों ये विजन लूज किया? यही है, देह आत्मबोध। जो फिजिकल वर्ल्ड में दिखता है वही सही है। सपनों का जगत तो सपनों का है, ख्यालों का जगत तो ख्यालों का है, कल्पना तो कल्पना है। कोई भी ग्रेट डीड, इसके साथ हम लोग रुकेंगे. दोज हु वांट टू कैरी ऑन कैन ऑफ कोर्स कैरी ऑन, बट लास्ट बिट सेगमेंट है. आप ये बताइए, कोई भी हम जीवन में कुछ भी कृत्य करते हैं, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? अचानक आप करते हैं इस मोमेंट, ये वो किस मार्ग से जाता है? आपके थॉट से प्रारंभ होता है, आपकी किसी कल्पना से प्रारंभ होता है. लोग मैरिज करते हैं, यही तो कल्पना करते हैं कि अब हमारा एक बंगला बनेगा, न्यारा है. अब कल्पना सही निकले गलत वो अलग बात है, प्रारंभ तो वहीं से करते हैं ना. आप उनकी कल्पनाओं को छीन लेंगे, स्वप्नों को छीन लेंगे, तो बचेगा क्या? रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चा और दुकान, बस. क्या बस इतना ही है? इस इंसान, देखिए कितनी क्रूड हो जाएगी जिंदगी. और यही हुआ है, एक मेटीरियल इंटेलेक्ट को बड़ी मुश्किल होती कल्पना करना, लेकिन प्रारंभ वहीं से होता है, थॉट से, फीलिंग से, कल्पना से. इट क्रिएट्स थिंग्स, और वो चीज एक समय फिजिकल वर्ल्ड में प्रेसिपिटेट होती है. तो हमारे जो ये ऋषि थे, दे डिड नॉट डिस्कार्ड कि ये सब इमेजिनेशन है. वो हर चीज को मटेरियल के रूप में यूज करते थे, फिजिकल वर्ल्ड को भी, वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन को भी, इमेजेस के भी, वर्ल्ड ऑफ सटल रियलिटीज को भी, अकल्ट वर्ल्ड्स को भी, और डीप स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ थिंग्स को भी. और ये सब वो स्टोरीज में ऐसे गूंथते थे कि पता ही नहीं चलता था कि कहाँ की बात हो रही है. कौन से देवता असुर यहाँ लड़ जाएं, कि वो आकाश में लड़ जाएं, कहीं सूक्ष्म भूमि पर लड़ जाएं. बट दे हैड वोवन इट सो ब्यूटिफुली एंड पावरफुली दैट दे हैव एंड्योर्ड टिल डेट, and they will endure forever, much after Harry Potter is forgotten. Already more or less forgotten. Okay, so हम लोग रुकेंगे. Namaste. So the question contains certain terms which are used by Sri Aurobindo. So everybody may not be probably conversant that we have entered a subjective age. So एक Sri Aurobindo ये प्रलय का जो क्रम है उसको एक्सप्लेन करते हैं. ये जो चतुर्युग की साइकिल होती है वो क्या होती है, तो उसका बैकग्राउंड ये है. तो चतुर्युग की साइकिल क्या होती है? 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग. तो ये क्या है? प्रत्येक युग में एक एस्पेक्ट पे काम होता है. सतयुग इज दी टाइपल एज. जब वो लोग, आप देखेंगे सतयुग में राजा सत्यव्रत को भगवान प्रकट हो गए, देवताओं से बात हो रही है. इस तरह की एक एज है जिसमें अभी रैशनल माइंड और ये सब आया नहीं है मनुष्य को ये कहने के लिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है. तो एक एज है जहाँ डायरेक्ट स्पिरिचुअल विजन है, इसीलिए उसको स्पिरिचुअल एज भी कहा जाता है. तो वो एक एज थी मैनकाइंड की जहाँ पे लोगों के कन्वर्स होते थे विद दीज फोर्सेस बिहाइंड द यूनिवर्स, उससे कन्वर्स करते थे. और कई सारी स्टोरीज हैव बीन टेकन अप फ्रॉम दोज एक्सपीरियंसेस जो एम्बेडेड है मैनकाइंड में. सो दैट्स वन एज जिसको हम लोग सतयुग कहते हैं. क्यों? देयर यू सॉ द ट्रूथ इन ऑल इट्स कंप्लीटनेस, मेनी साइडेडनेस.
इसलिए वो सत्य है, सत्य संपूर्णता है। वो फिजिकल वर्ल्ड को भी जानते थे। राजा सत्यव्रत की कहानी है फॉर एग्जाम्पल। सो दे न्यू द फिजिकल वर्ल्ड, दे न्यू द सटल फोर्सेस बिहाइंड। फिर आई, अब माइंड वांटेड टू अंडरस्टैंड इट इट्स ओन वे, इंटरप्रेट इट, तो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस फिर माइंड में आई। तो आप देखेंगे उस समय इंडिया में ये सारे दर्शन आए, ये इवन उपनिषद्स केम ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो उन्होंने इंटेलेक्चुअली दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि वो तब तक वो ट्रूथ से कांटेक्ट है, बट दे वांटेड टू पुट इट इन इंटेलेक्चुअल टर्म्स, क्योंकि माइंड का एक अंदर में शुरू हुआ मूवमेंट। तो वी हैड दिस सेकेंड एज विच इज द त्रेता एज। तो उस समय आप अक्सर देखेंगे कि डिबेट्स की जो बात होती है ना, दैट इज द टाइम यू विल सी राजा यज्ञवल्क्य, गार्गी, सो सभाओं में बैठ के डिबेट करते थे लोग। अष्टावक्र की कहानी आती है उसी में। अष्टावक्र एक पहुंचते हैं, वी डोंट नीड टू लर्न रेसिज्म एंड ऑल दिस। सी हमारे अपनी स्टोरीज में कितनी सुंदर, अष्टावक्र एक सभा में पहुंचते हैं, और सभा में पहुंचते हैं तो वो सब लोग उनके शरीर को देख के हंसते हैं। वो पहुंचे किस लिए? डिबेट के लिए पहुंचे हैं। तो अष्टावक्र भी हंसते हैं, कहते हैं आपने ये चमारों की सभा में मुझे क्यों बुलाया? तो कहते हैं क्या, हम सब पंडित हैं। कहते हैं दृष्टि तो आपकी चमड़ी के ऊपर है। You are no better than a cobbler. I don't think I need to even sit here and discuss. तो there are stories which reveal कि it is about जो चमड़ी को ही देखता रहता है, उसी के साथ काम करता है, उसको कुछ और नहीं समझ आता है। तो अब समझ आता है, अब इतना अपभ्रंश होके अभी भी वो एक चीज जब कहा जाता है ना किसी को कॉबलर हिंदी में, तो इट इज कंसिडर्ड एज एन अब्यूज। इट्स नॉट बिकॉज कॉबलर के प्रोफेशन में कुछ गलत है, इट इज बिकॉज ए पर्सन जो केवल चमड़ी को देखता है, उसके अंदर देख नहीं पाता। आप ऑफकोर्स वी डोंट डू इट कॉन्शियसली, एंड ऑफकोर्स एनी अब्यूज इज बैड, इट शुड नॉट बी देयर। पर फर्क ये है कि जो केवल, अब इसी सेंस में आप देखिए भारतवर्ष में 100 वर्ष पहले, 125 वर्ष पहले जो यूरोप से लोग आते थे, उनको मालूम है क्या कहा जाता था? भविष्य पुराण में मेंशन भी है, कल की अवतार आएंगे तो इनसे हमको मुक्त करेंगे। उनको कहा जाता था म्लेच्छ। माँ आनंदमयी माँ, अगर कोई फॉरेनर आता था तो कुछ उनके डिसाइपल बने, नहीं तो कहती थी स्टे देयर, दूर से दर्शन कर पाते थे, दे कुडंट कम नियर। क्यों? म्लेच्छ। म्लेच्छ कहाँ से आता है? मलिन, इच्छाएं, जिनकी हृदय में कलुष है, मन के अंदर कलुष है, जो नहाते नहीं 3 दिन तक, जैसे भी आप जस्टिफाई करो, ठंड है नहीं नहाते हैं 3 दिन तक। भारतवर्ष में ये सब पे एनीथिंग, सब पर कितना जोर है कि भाई आप बाहर का आचार शुद्धि, विचार शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, हम लोग शुद्धि में ही लगे रहते हैं। तो म्लेच्छ साउंड्स वेरी रेसिस्ट, बट better the E, it's describing better than blacks and whites. Of course one should not, but this is how it was understood. So ये next एज आई, जो एज में हम देखते हैं डिबेट्स, असेंबलीज, जहाँ पे ये बैठ करके, उसकी बहुत सारी कहानियाँ, एंड आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट क्योंकि वो एक लंबा चैप्टर हो जाएगा। उसी युग में आते हैं राम, और राम सारे डिबेट्स की पराकाष्ठा है। राम ने कोई डिबेट्स, राम का एक जो वंडरफुल डिबेट होता है, एक परशुराम के साथ होता है, एक रावण के साथ होता है, एक बाली के साथ होता है। बाली राम को कहते हैं आप तो समदर्शी हैं, धर्मनिष्ठ हैं, पेड़ से छिप के पीछे से मुझे क्यों मारा? मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मुझे आपने डिस्कार्ड कर, इक्वालिटी कहाँ है आपकी? सुग्रीव को आपने ज्यादा प्यार निभाया और पीछे से छिप के मारा, तो ये कोई धर्म है? आप कहते हैं कि आप बड़े धर्म प्रवृत्त हो। तो राम प्रारंभ करते हैं बताना। रामा डज एंगेज इन डिबेट्स, वेरी इंटरेस्टिंग, दैट्स ए वेरी वंडरफुल पीस। जब राम प्रारंभ तो वहां से करते हैं कि हे बाली, सारे जीवन तो अधर्म से जिया, तुझे धर्म कैसे समझाऊं मैं? एंड देन ही एक्सप्लेन्स व्हाट इज धर्मा। कितने सारे धर्म थे जो वो उस एक एक्ट में निभा रहे थे।
That's a story which I may just get into far and deep. So again, resisting because question relates to age, but we can take it up. So वो सेकेंड एज है, इंग्लिश में भी है गोल्ड एज, सिल्वर एज. देन कम्स ब्रॉन्ज एज. ब्रॉन्ज लाइक स्टील की तरह, ब्रॉन्ज इज द हीरोइक एज ऑफ मैनकाइंड. उसमें वही सत्य प्राण तत्व पर आ जाता है, लाइफ के लेवल पर आता है. तो हीरोइक एज में वहाँ ट्रोजन वार होता है, इंडिया सारे जो महाभारत वार, इट्स द एज ऑफ द ग्रेट वार. राम रावण के वार को महाभारत इस तरह की चीज नहीं कहते हैं. दो उसमें वार हैं, बट महाभारत इज महाभारत. ट्रोजन वार इज ट्रोजन वार. इट्स द हीरोइक एज. अब उसी सत्य को आप वाइटल लेवल पर उतारते हैं. हायर लेवल पर जो आपने देखा कि आसुरिक और देवी शक्तियां कार्य कर रही हैं, अब वो ह्यूमन लेवल पर आ गई और उसमें आप युद्ध कर रहे हो जिसके थ्रू क्रिएशन विल मूव फॉरवर्ड. एंड उसी का लास्ट परिणाम होता है कलयुग, द आयरन एज. आयरन एज. अब कलयुग क्या है? अब वो सारी चीज, वो जो सत्य देखा था ऋषि ने, वो मैटर के लेवल पर आ गया. कलयुग इज द एज व्हेन एंटायर कॉन्शियसनेस गेट सेंटर्ड अराउंड द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल मैटर, फिजिकल बॉडी. तो वो सारी चीजें पीछे में डाल दी जाती हैं. ये छिपाना भी उन्हीं का काम होता है. सो कांट रियली ब्लेम एनीवन. सो उस समय जब चतुर्युग में कलयुग आता है तो इंडिया को भगवान धीरे 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 करके क्षीण कर देते. क्यों? अगर इंडिया अपना रहेगा अपने स्प्लेंडर में तो कलयुग आएगा ही नहीं. समस्या ये है. ये शेरविंद के का वाक्य है योगा एंड इट्स ऑब्जेक्ट में. फॉर एवरी एज डिवाइन चूजेज ए कंट्री. सो फॉर दिस एज इट इज इंडिया. एंड बट वेन एवर द रेन ऑफ कली कम्स, गॉड डिप्रेसेस इंडिया. क्योंकि इंडिया के पास वो लाइट है, वो काम ही नहीं करने देगी. तो कलयुग में आप हार्ड कोर मैटर के अंदर काम करते हैं, बहुत सारे सत्य निकलते हैं. बहुत अच्छी बात है. द फैक्ट इज दैट पीपल हैव डिस्कवर्ड फैंटास्टिक थिंग्स थ्रू द सर्च ऑफ मैटर. फिर जब मैटर के एक्सट्रीम एंड पे पहुंच जाते, कहते हैं अब रास्ता नहीं मिल रहा, अब तो हम घूमते जा रहे हैं इसी सर्किल में, तो नया सत्युग आता है जिसकी बात मनन कर रहे थे कि सब्जेक्टिव एज. अब एक नई एज जिसमें अब हम रिकवर कर रहे हैं. वो सारे ट्रूथ्स गायब नहीं हुए कहीं, अब उनकी रिकवरी हो रही है. वो सब भगवान ने, जैसे कोई कार बनती है ना, ये पार्ट इंजन कहीं और बना, ये बना, लास्ट में उसका बॉडी बना, अब उस सबको आप रीअसेंबल कर रहे हैं. तो इस रिकवरी के साथ हम देखेंगे, एज राइटली यू वर सेइंग, कि अब हम ये पौराणिक स्टोरीज जो हमको लगती थी जस्ट 50 साल पहले की कपोल कल्पित कहानियां हैं, हम उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये. ग्लैड यू पॉइंटेड आउट. इन कहानियों में भी देखो इंटरेस्ट लेना किसने शुरू किया. नॉट द इंडियंस फर्स्ट. इंडियंस केवल प्रिजर्व कर रहे थे. वेस्टर्न वर्ल्ड, उसने क्या इंटरेस्ट लेके उसको क्या किया, कंप्लीटली एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म दिया. यू सी, स्कूल ऑफ रिलीजियस स्टडीज, जेफरी क्राइपाल एंड वेंडी डोनिगर, ऐसी सी कहानियां पकड़ के निकाली हैं जो इंडियंस में नहीं पढ़ी होंगी. उन सबको ट्विस्ट क्या दिया, एक ही एंगल. वो कहते हैं ना, सारी सोच एक ही है. तो यहां भी उन्होंने इसी को देखा, उसी को देखा. प्रजनन क्रिया के आगे उनको देखना बड़ा मुश्किल था. वो सृष्टि के आदि प्रजनन को नहीं देख पा रहे थे. वो केवल एक मानवीय प्रजनन क्रिया और कहानी, जैसे एज इफ द वैदिक ऋषिज वर ऑब्सेस्ड ओनली विद दीज थिंग्स. तो मैंने तो खैर बहुत कुछ लिखा है इस पर, सो बहुत एक डिटेल चीज है. बट लेटर ऑन वी सी दैट नाउ वर्ल्ड ओवर पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दीज स्टोरीज. क्यों? क्योंकि हैरी पॉटर भी बड़ा फेमस हो गई वो. अब क्या हुआ इन सब चीजों ने, हैरी पॉटर ने, ड्रग काउंटर कल्चर मूवमेंट ने, काउंटर कल्चर, भगवान का खेल देखिए. काउंटर कल्चर मूवमेंट जो शुरू हुआ अमेरिका में, उसका क्या था, ये जो रिवोल्ट की बात हो रही थी, वी वांट नो एजुकेशन, फेमस सॉन्ग था ना उस समय का. वी डोंट वांट स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट ह्यूमन बींग्स, सब एक जैसे हैं. पिंक फ्लॉयड, या. सो वी वांट नो एजुकेशन. तो उन्होंने ये प्रारंभ हुआ मूवमेंट इस तरह का, एंग्विश, ये तोड़ डालो ये जगत जो
मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, सारा जो लिटरेचर आया कि वी डोंट वांट टू लिव इन दिस सो कॉल्ड रैशनल एनालिटिकल वर्ल्ड जिसने एकदम सब तरफ से हमको जकड़ा हुआ है, मैकेनिकल साइंटिफिक इंडस्ट्रियलाइज्ड एज. सो दे ब्रोक फ्री. They broke free through revolt, they broke free through music, they broke free through drugs. They broke free through hippie movements. हमारी जो मर्जी हम पहनेंगे, जैसे रहेंगे, आपको क्या. They broke free through a kind of individualism. उसके अंदर में एक पीड़ा थी, सबकी एंग्विश थी कि हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं रहेंगे. अब हो गया वो, वहां पे वो स्प्रेड हुआ, वो वेव सब जगह, हर जगह वो अपने अपने ढंग से आया. भारतवर्ष में भी, भारतवर्ष में इसने एक अलग रूप लिया. इट इज़ नॉट अबाउट ड्रग्स एंड ऑल इन इंडिया. ड्रग्स आते हैं वो एक अलग चीज़ है, एंड ड्रग्स आर नेवर ए गुड थिंग बिकॉज वो लोअर वाइटल, वो ब्रेक फ्री करते हैं हम फिजिकल वर्ल्ड से, लेकिन इनटू द लोअर वाइटल डार्क डेंजरस वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टाइम. इंडिया में इसने ये रूप लिया कि बच्चे कहते नहीं, आप हमें बताइए ये जो आप बता रहे हैं कहानी, इसके पीछे इसका क्या मतलब है. वी डोंट वांट टू बिलीव. नो, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग. इट इज पार्ट ऑफ द रिकवरी. श्री अरविंद एक जगह पूरी उनकी राइटिंग है, द ब्रेन ऑफ इंडिया एंड ओरिजिनल थिंकिंग. तो कहते हैं कि हम इसको रिकवर कैसे करेंगे. हमारे ऋषियों के पास कितनी अधिक मेधा शक्ति और क्रिएटिविटी थी, तो हम इसको रिकवर करेंगे तो कैसे करेंगे. श्री अरविंद कहते हैं फॉर ए मोमेंट वी हैव टू टेक द सेम रोड बाय विच वी लॉस्ट इट. लॉस्ट कैसे किया हमने, धीरे धीरे करके. वी वेर सिंपल बिलीव किया, देखा दर्शन. सो अब वो कहते हैं वी हैव टू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीथिंग. बट ही रिमाइंड्स अस डोंट क्वेश्चन ओनली कि इंडिया में, इंडियन लिटरेचर में क्या है, क्वेश्चन इक्वली द यूरोपियन अथॉरिटी, क्वेश्चन एवरीथिंग. क्वेश्चन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फाइंडिंग एन आंसर. क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर आंसर क्या है. और वो चीज़ हम बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि यूथ के अंदर ये प्रश्न हैं जिनके उत्तर उनको चाहिए. और केवल ये नहीं करके अथॉरिटी की नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, ये नहीं चलेगा, हमारे पुरखों ने बताया है, या ऐसे फैंटास्टिक आंसर कि उस समय की साइंस इतनी बड़ी थी, वो एक बहुत सेकेंडरी चीज है. दैट्स नॉट व्हाट इट इज अबाउट कि हमारी साइंस इतनी डेवलप थी. ओके, दैट्स वन पार्ट कि हम लोग ट्रांसप्लांट भी करते थे, जिसके थ्रू वो जो 3 बच्चे हुए, विदुर और बाकी दोनों कौन थे हाँ, पांडु और धृतराष्ट्र और विदुर, ये सब. अब उसको टेक्नोलॉजिकली, इवन वो जो 100 पुत्र हुए उसको भी टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी ना, यू दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट्स द लीस्ट. हाथी टेक्नोलॉजी वो इम्पॉर्टेंट नहीं है. टेक्नोलॉजी हर एक युग में रही है, बड़ी बड़ी फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी रही है, रिकवर होगी. बट उनकी मानसिकता क्या थी, सोच कैसी थी, वो कैसे जीवन को अनुभव करते थे, किस तरह से वो देखते थे चीज़ों को. और अब आप देखिए उसका परिणाम ये है कि वे चीज़ें जिनको हम सब्जेक्टिव कह के नकार देते थे, अब हम उसको रेल्म ऑफ एक्सेप्टेंस में ले आए हैं. गॉड इज ओवर रनिंग द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑल द नेगेशंस. अब पूरे दुनिया में ऐसे मूवमेंट्स आ गए, आप किसको कहेंगे. यहां पर करने से हम कहते हैं नहीं देखो बेटा, वो देखो बड़ी अच्छी सभ्यता है वहां पे. अमेरिका में लोग ऐसा नहीं करते हैं, कितना अब अमेरिका में जब हरी बोल करें, अब आप उनको क्या बोलेंगे. ह्यूमन बींग्स हैव बिगन टू एक्सेप्ट ए होल इनर वर्ल्ड जिसको उन्होंने नेगेट कर दिया था. अब शेरविंद बताते हैं इट इज ए डेंजरस पैसेज, ये भी बताते हैं, क्योंकि जब आप सब्जेक्टिव डोमेन में जाते हैं तो आप सही गलत सब होगा. बट ही सेज देयर इज नो अदर, मैनकाइंड हैज टू टेक दिस पैसेज. तो रैशनल इंटेलेक्ट क्या करता है, वो बेबी और बाथ वाटर दोनों को हटा देता है. वो कहता है केवल जो हमारी इंद्रियां देखती हैं सुनती हैं वही सही है, तो बहुत कुछ छूट जाता है. अब लेकिन जो छूट जाता है जब आप रिकवर करेंगे तो उसमें बहुत कुछ है जो मिक्स्ड है. हर जो दर्शन करते हैं विजन वो भगवान का नहीं होता, चाहे वो भगवान जैसे दिख रहे हो. हर वॉइस जो सुनाई देती है वो भगवान की वाणी नहीं होती है. तो मैनकाइंड विल गो थ्रू द डेंजर्स एंड पेरिल्स ऑफ ए सब्जेक्टिव एज, बट इवेंचुअली जैसे कोई चीज़ जब हम नई नई सीखते हैं तो गलत सीखते हैं, पर धीरे धीरे उससे खेलते खेलते हम जान जाते हैं. तो ये फेज से हम लोग गुजर रहे हैं टुवर्ड्स रिकवरिंग द लॉस्ट साइकिल. तो जो प्रलय की वेट कर रहे हैं वेट करते रहे, सतयुग का प्रारंभ हो चुका है. so,
हाँ, इट इज नॉट रिग्रेशन, सी द गॉड्स प्ले. क्योंकि अब टाइपल एज में क्या होता है, सतयुग में आप इग्नोर करते हो बाकी सब पार्ट्स को. तो बट द डिवाइन क्रिएशन इज अ टोटल मूवमेंट. अब एक साथ ये सारे पार्ट्स डेवलप करना कठिन होता है. वही सेम थिंग कि आपने ब्राह्मण को एक प्रकार की शिक्षा, क्षत्रिय को एक प्रकार की शिक्षा, उस समय ये आवश्यक था टू प्रिजर्व द टाइप, टू प्रिजर्व, नॉट टू मिक्स अप थिंग्स. बट नाउ बिकॉज देर इज गोइंग टू बी ए न्यू क्रिएशन, तो उन्होंने उसको तोड़ दिया. अब ये सारे पार्ट्स लाओ अलग अलग जगह से, हम रीअसेंबल करके एक नई चीज क्रिएट करेंगे. तो इन एवरी एज ऑफ मैनकाइंड एक स्ट्रेस होता है कॉन्शियसनेस का एक पार्ट के ऊपर. अब इसको हम लोग अपने डेवलपमेंट के साथ देख लें. बचपन बड़ा सुहाना होता है, भोला होता है, अबोध होता है. आप भगवान में भी विश्वास करते हो. हनुमान जी ने ऐसा कहा, जामवंत के वचन सुहाए. हाँ, बड़ा मजा आता है. हमें तो मजा आता था. संपाति देखता था, चाह नहीं सकता है, तो बड़ा फैसिनेटेड होते थे. वो एक एज थी, तो वो टाइपल एज थी. इसलिए नहीं कि मम्मी पापा कह रहे हैं, वो स्टोरी में बड़ा मजा आता था कि वो हनुमान जी उड़ के चले गए, वो सीधा वहां से उन्होंने जंप किया, वहां चले. कभी हमने क्वेश्चन नहीं किया बचपन में कि ये कैसे हो सकता है. हनुमान जी ने इसको ये बोला, वो बोला, अरे मंकी कैसे, ये नहीं सोचा. मजा आता था. घर में भी हरी कथा होती थी, राम कथा होती थी. फिर 11वां साल लगा. 11वें साल के साथ ये कैसे हो सकता है, हनुमान जी तो मंकी है, कैसे बोलेंगे हनुमान जी. पर अब ऐसा नहीं करते थे कि हम सामने बोले, पर मन ही मन में कहते थे अब ये सब कहानियां किससे हैं. तो रैशनल एज डेवलप, रीजन डेवलप होता होता इतना चला गया, ये सब डिस्कार्ड करता करता अपनी अस्तित्व को प्रश्न करने लगा. आई रीच थ्रू दैट स्टेज. बहुत जल्दी रीजन से एनालाइज करते गए. मैं कहा मैं कौन हूं, मुझे तो यही नहीं पता चल रहा. देयर इज नथिंग कॉल्ड मी. मैं कहता रहता हूं आई एम, बट हु एम आई. मेरा बॉडी तो कहीं और से बना है, मन कहीं और से, थॉट्स, फीलिंग्स. बाई शेयर एनालिसिस एट 16.5 इट वॉज क्लियर टू मी देयर इज नथिंग नोन एज आई. और रीजन से आप नॉलेज का अंत नहीं पा सकते. तो आई बिकम एन एग्नोस्टिक. नहीं जान सकते. 17-18 एफएमसी में पढ़ाई कर रहे थे, तो ये रीजन का डेवलपमेंट हुआ. उसके बाद हमने कहा आप ये सब छोड़ो, हीरोपंथी शुरू हो जाए. वाइटल एज, पूरा फिजिकल वाइटल, ये सारी चीजें लड़ाइयाँ लड़ो, उसने ये कर दिया. दैट्स एन एज यू नीड टू पिक आउट दैट पार्ट, द वॉरियर पार्ट इन यू. एंड देन रियल वर्ल्ड सामने आया. रियल वर्ल्ड में क्या होता है, आटा भी होता है, दाल भी होती है, चावल भी होता है, घर भी बनाना. कलयुग का पूरा प्रकोप सामने आया. गाड़ी भी खरीदनी होती है, पेट्रोल भी भरना होता है. एकदम अबोध बालक 5 साल का जो देवासुर से ग्राम में भाग लेना चाहता था, यार रोज जीवन का संग्राम आ गया. मदर प्रोटेक्टेड मी वेरी वेरी वेल. दैट्स ए डिफरेंट स्टोरी. हर चीज बस ऐसे होती गई कि पता ही नहीं चला कि कोई, आई लिटरली माई लाइफ, मदर्स ग्रेस आउटवर्डली वॉज कंप्लीटली एफर्टलेस. मतलब फिल्म के डायरेक्शन में जाना चाहता था तो फॉर्म ऑन भर दिया, FTI में जाऊंगा, फिल्म डायरेक्ट करूंगा, बड़ा मजा आता था. पोइट्री लिखूंगा, ये सब मेरे एम्बिशन थे. सो पापा मम्मी तो बहुत घबरा गए जब उनको पता चला फिल्म. बोले फिल्म में बिल्कुल नहीं जाएगा, ब्राह्मण का बच्चा है, फिल्म करेगा. वहां बहुत गंदी चीजें होती. नहीं पापा, डायरेक्शन, आपको पता नहीं है मैं क्या कह रहा हूं. नहीं नहीं नहीं, फिल्म में तो नहीं जाएगा. तो अब क्या करूंगा. मैंने मम्मी से पूछ लिया आप क्या चाहती हो मैं क्या करूं. डॉक्टर बन, कुछ ढंग की चीज. अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा. एंड आई अप्लाइड एंड हो गया सब जगह. मतलब इट वाज बाय द वे, कोई कॉन्शियस थॉट नहीं था कि डॉक्टर बनूंगा. डॉक्टर बन के प्रैक्टिस नहीं, मैं तो किसी से पैसे नहीं लूंगा. आई डोंट वांट टू गरीब आदमी है, कोई भी आदमी है, मेडिसिन के पैसे भगवान ने कहा तो एयरफोर्स में चला जा, अब किसी से पैसे मत ले, तेरी पे चेक आती रहेगी अपने आप. So it was a very effortless life, frankly, all mother's grace till date outwardly, but inwardly you have to go through this. आप चक्की पीस, मतलब ये तो होती है ना कि आपको स्कूटर में ले जाना है, साड़ी खरीदनी है, जो भी करना है, पर आपका मन तो वही टाइपल एज की ओर जा रहा है. So how to handle? तो I had found my own ways. किसी ने पूछा था लाइफ के छोटे मोटे टिट बिट्स. तो जब साड़ी की दुकान में जाता था मैं कहता था ये भी माई वाइफ विल टेस्टिफाई इट, ये बहुत अच्छी लग रही है, ये खरीद लो, ये बहुत अच्छी, जो वो दिखाए साड़ी बहुत अच्छी लग रही है. तो शी सेड यू आर ऑन विच साइड.
मैंने कहा आई एम स्टिल ऑन माई साइड, मुझे ये बाजार में ज्यादा देर नहीं बैठ सकता हूँ। तो वो जो बंदा था वो कहता है सर आपको तो कंसेशन मिलना चाहिए। अब मेरे लिए ये नहीं था कि आई जस्ट वांट टू गो अवे फ्रॉम देयर, तो ये भी ले लो वो भी ले लो। सो शी फाउंड हर ओन फॉर्मूला, आई सेड आई विल गेट माई थिंग्स माई सेल्फ। तो मैंने कहा ये अच्छा है, फ्रीडम। सो देयर वाज अ वेरी नाइस डिवीजन ऑफ लेबर, आई विल थिंक यू डू द रेस्ट। सो मेरी क्रिएटिविटी राइटिंग, अब इंटरेस्ट भी नहीं था क्या खाना बन रहा है नहीं बन रहा है, ठीक है एनीवेज माँ ने वो भी प्रोवाइड किया, एक्सेलेंट सब तरह की क्यूजीन। सो इट वाज सो फैंटास्टिक दैट वे। बट वो याद तो वही बचपन की टाइपल एज आती थी, हनुमान जी थे कि नहीं थे। कृष्ण जी ने छोड़ा नहीं, बचपन में कृष्ण जी को चिपटा के सोता था, अब वो कृष्ण जी पापा ने ले गए। अब कृष्ण जी अंदर तो खोज ही रहा था कृष्ण को, पर ये भी लगता था ये क्या कृष्ण जी बांसुरी बजाई लोग नाचने लगे, ये क्या भीषण संग्राम हो गया। साथ में चातुर्वर्ण क्यों लिख दिया उन्होंने गीता में, आई डोंट बिलीव इन कास्ट सिस्टम, साथ में ये क्यों लिख दिया हम तो सर्व पापेभ्यो माम एकम शरणम व्रजा, ये तो इगोइस्टिक स्टेटमेंट है। अब बाद में पता चला आई तो एक वे ऑफ सेइंग है, इट इज द मीनिंग यू पुट इन टू द वर्ड आई, ये बाद में पता चला कि अब वो जब आई कह रहे हैं लेकिन वो हम मेरा वाला आई नहीं है, वो कृष्ण जी का सुपर कॉन्शियस वाला आई है। सो दैट्स हाउ ऑल दिस केम। सो वो रिकवरी शुरू हो गई। तो ये ह्यूमन इवोल्यूशन की नॉर्मल प्रोसेस है, और जब रिकवरी शुरू होती है तो नेचुरली उसके रिस्क होते हैं, तब पता नहीं चलता है कि कौन सी फोर्सेस कहाँ काम कर रही हैं। धीरे धीरे आप तैरते उससे उठते गिरते लहरों के बीच में, आग का दरिया है डूब के जाना है, डूबते उतरते आप सीख जाते हो कि ये वाली लहर वो वाली लहर, और ये भी सीख जाते हो कि कैसी भी लहर हो आप यू कैन मास्टर इट बिकॉज यू लर्न द रोप्स। योगा इज लाइक दैट, यू लर्न द रोप्स बिकॉज यू हैव टू गो थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो टाइपल एज शुरू हो गई है, इट्स ए न्यू सतयुग। माता जी ने कहा कि 6 प्रलय आ चुकी है। माता जी ने 6 कैसे कहा, अब आइस एज 5 आइस एज तो कंफर्म्ड है, एंड परहैप्स देयर वाज ए 6th, साइंटिस्ट आर वेरी क्लोज टू दैट कि 6 बार अब मोटी बूंदें पड़ती हैं और जलमग्न हो जाती है। इसका अर्थ यही है कि जलमग्न अपने नेसेंट स्टेज में चली जाती है, लेकिन उसका जो कुछ गेन हुआ था, जस्ट लाइक एक इंडिविजुअल डेथ होती है तो सब नहीं लूज होता है, एसेंस हमेशा बचा रहता है। तो जो एसेंस था उसको अपने अंदर श्री कृष्ण धारण कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू भागवत पुराण इफ यू सी, बट देयर आर डिफरेंट पुराणास वी डिस्क्राइब इट डिफरेंटली। उनके अंदर चला जाता है सारा एसेंस, और वो अपना आराम से लीफ के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, उस पानी के ऊपर वही बचे हुए हैं, और सारा एसेंस अपने अंदर रखा हुआ उन्होंने, आनंद में समाहित हो गया। अब जब वो एसेंस बाहर आएगा तो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। सो ये चतुर्युग सेम ऐसे, इट्स नॉट कोलियुग का बैल, इट इज स्पाइरल, असेंडिंग स्पाइरल। सो द प्रीवियस सतयुग से बेटर विल बी दिस सतयुग, ईच दिस कलयुग विल बी बेटर देन द प्रीवियस कलयुग। सो दैट इज हाउ थ्रू असेंडिंग स्पाइरल। अब असेंडिंग स्पाइरल क्या है फॉर द फाइनल, क्यों नीचे आते हैं और जाते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। हैमर थ्रो का गेम देख लीजिए, हैमर थ्रो कैसे करते हैं लोग, एक स्थान पे खड़े होते हैं और हैमर ऐसे घुमाते हैं ना। आप कोई देखेगा अगर उसको रियल टाइम में कैप्चर करे स्लो मोशन कैमरा में, और उसको पता नहीं क्या होने वाला है, तो वो क्या कहेगा, हैमर आगे गई, अरे पीछे आ गई, फिर कहेगा आगे चली गई हैमर, अभी देखो जाएगी, फिर पीछे आ गई। क्या हो रहा है उसमें, मोमेंटम इज बीइंग गेन्ड फॉर द फाइनल थ्रो। लास्ट में अरे अरे ये तो कहां चली जा रही है। तो ये 6 स्पाइरल जो हैं दे आर एफर्ट्स टू टेक द क्रिएशन टुवर्ड द परफेक्शन इंटेंडेड। ये 7th है, और माता जी कहती हैं द 7th क्रिएशन देयर इज नो फॉलिंग बैक, दिस इज द रॉकेट लॉन्चर विच विल लॉन्च इट इनटू द अल्टीमेट स्पेस। और इसका सिंबॉलिक ये भी है कि स्पेस एज का प्रारंभ होना, ग्रेविटी को एस्केप करना, ऑल दीज आर साइंस दैट वी हैव एंटर्ड दैट स्टेज वेयर ह्यूमन कॉन्शियसनेस विल गो बियॉन्ड दिस हार्ड ग्रिप, जहां उसको बार बार आना पड़ता था। तो 7th क्रिएशन में देयर इज नो प्रलय,
तो अगर हम वेट कर रहे हैं कि भाई पानी की बूंदें इतनी कब बरसेंगी कि जलमग्न हो गया, कई सारी जगह हो गई, सिटी लाइफ मर्ज थोड़ा एक सिंबॉलिक छोटा मोटा हो गया। सबसे बड़ा प्रलय तो पिछले सेंचुरी में हुआ, 2 वार, जब ह्यूमन कॉन्शियसनेस एकदम सबमर्ज्ड हो गई थी इन द डेंसेस्ट डार्कनेस। दैट इज व्हाट प्रलय इज। ऑल द वैल्यूज ऑफ ए सिविलाइजेशन आर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और हम देखते हैं कि वो 2 वार्स में हो गया। 50s के बाद ये सारा मूवमेंट शुरू हुआ। 60s में जब सुपरामेंटल मैनिफेस्टेशन होता है, साथ ही आप देखिए काउंटर कल्चर मूवमेंट, स्पेस एज, योगा बिकमिंग ए पॉपुलर नेम, विमेन फ्रीडम, ये सब एक समय कैसे शुरू होते हैं? वेरी क्लियरली ए न्यू एज हैज स्टार्टेड। लेकिन थोड़ा बहुत पुल बैक इज ए टेंडेंसी, इट्स नॉट लाइक इस स्मूथ थिंग। एवरी सतयुग हैज ए मिनी कलयुग, एवरी कलयुग हैज पीरियड्स व्हेन इट इज लाइक सतयुग, सो दैट इज ए नोन थिंग। तो बीच बीच में हम देखेंगे छोटी मोटी ये चीजें, बट द वर्स्ट इज ओवर। नाउ देर इज ए एसेंशन। अब इसमें केवल एक चीज है जिसके साथ वी विल क्लोज। माँ ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि अब इस एसेंशन में धीरे धीरे whole humanity is not going to ascend en bloc. So there will be few who will be like pioneers, they will move towards that. Then there will be a humanity जो उतना effort तो नहीं कर सकती है, लेकिन उसके अंदर एक गुडविल है, उसके अंदर एक, हाँ, एक अच्छी मनुष्यता तो होनी चाहिए। सुपरमैन का हमको नहीं पता, पर एक अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। ये है ना एक ह्यूमैनिटी, ये तो विद इन ह्यूमन रेल्म है। तो जो एक्सट्रीम एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हैं, वो आर रेडी टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, टू गो थ्रू ऑल द हार्डशिप्स दैट आर नेसेसरी विद दिस कंप्लीट फेथ इन दैट विजन। उनके लिए माँ ने आश्रम बना दिया, ट्राइड कंप्लीट कॉन्सेक्रेशन। और जो हु वांट बिलीव इन ए हायर ह्यूमैनिटी, हायर मोड ऑफ लिविंग, ऑरोविल बना दिया। कम, उसको भी प्रिंसिपल इज सेम। That's why she said it's the cradle of the Superman. Cradle. Higher humanity. फिर और भी ह्यूमैनिटी है जो इससे कनेक्टेड है। और अभी आश्रम अब केवल एक फिजिकल स्पेस में तो कन्फाइंड नहीं है, जो कनेक्टेड हो गई वर्ल्ड ओवर, सेंटर्स, इंडिविजुअल्स, सो सब इंटरकनेक्ट हो गए किसी न किसी तरह से, और वो भी अब साथ में हो लिए। सो मैन एंड सुपरमैन बिगिनिंग टू बिकम वन। बट देयर इज ए सेक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी which is either animal kind or which is perverted kind. उनका क्या होगा? तो माँ ने कहा है जो एनिमल टाइप की ह्यूमैनिटी आप बहुत सारे देखेंगे, पांडिचेरी में आप भी देखेंगे आसपास घूमते हुए, उनको आके केवल फोटोशूट, लेट्स हैव, दे आर ऑल बिजी विद दैट, एंड दैट ह्यूमैनिटी विल इंटीग्रेट विद द एनिमल कॉन्शियसनेस। और जो परवर्स काइंड है, that will collapse and be absorbed back. And mother says that's an aborted attempt at humanity. अब लार्जर स्केल पे जब आप सोचते हो तो भगवान और नेचर तो ऐसे देखते ना, वो ये नहीं कि ये ह्यूमन बीइंग वो ह्यूमन बीइंग। हम ह्यूमन सेंट्रिक विजन है हमारा, एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो हम चाहते हैं भाई हर व्यक्ति बच जाए, हर व्यक्ति ये अच्छा हो जाए। पर फ्रॉम द डिवाइन पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज ए वर्क दैट इज टेकिंग प्लेस, देयर इज ए मैनिफेस्टेशन, वो होगा। So there is a humanity which will collapse back and be, because it is not ready either which way, it is only resisting the light, but it will be allowed to resist till ये जो बाकी humanity it becomes ready to receive. तो वो काम कर रहे हैं unknowingly, unconsciously, and there will come a time when it will collapse back into, they are instruments of hostile forces. वो आगे बढ़ना कोई चाहता है भगवान की और उनको रोक रहे हैं। भगवान मतलब not like भगवान, but I mean, you get what I mean. So, ग्रो करना चाह रहे हैं कॉन्शियसनेस में, तो वो उनको रोकते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। एट वन पॉइंट दिस ह्यूमैनिटी वुड हैव सर्व्ड इट्स पर्पस एंड इट विल कोलैप्स। तो उस चॉइस के जंक्चर पे अभी हम खड़े हैं, और माता जी के सीरीज ऑफ मैसेजेस हैं जिसके साथ वी कैन क्लोज। आई कीप सेइंग वी विल क्लोज, एक नई कहानी शुरू हो जाती है। दिस इज क्लोज, ओके, सो वी कैन, या, सो सीरीज ऑफ मैसेज है। ठीक 50 साल पहले, ये सारा कोरोना काल जब चल रहा था, अभी 50 साल पहले कोरोना काल के, माँ ने एक मैसेज दिया था, मैन, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रूथ
और द एबिस। अब देखिए कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स के ऊपर शिफ्टिंग गेम चल रहा है। हैव यू एवर नोटिस्ड? और वो इतना एविडेंट हो रहा है नाउ मोर एंड मोर। एन एंटायर पीपल टॉक अबाउट इट, यूरोसेंट्रिक विजन ऑफ लाइफ, इट्स कोलैप्सिंग। उसके कितने सारे उदाहरण हैं। सो आई डोंट वांट टू गो इनटू इट बिकॉज दैट्स ए पॉलिटिकल डायमेंशन, एंड ऑफ कोर्स एज ए इंडियन आई डू अंडरस्टैंड इट। सो देर इज ए मैन कंट्रीज कॉन्टिनेंट, द चॉइस इज इंपेरेटिव टू द एबिस। फिर उन्होंने ये मैसेज दिया, द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द चेंज इज बाउंड टू कम, बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड। हमको भी कुछ, हमारा कुछ रोल है। हाँ है। क्या रोल है? जब आपने कह ही दिया सब होना है तो हमारा रोल क्या है? बट इट इज लेफ्ट टू मैन टू डिसाइड वेदर दे विल कोलेबरेट फॉर द चेंज और द चेंज विल बी थ्रस्ट अपॉन देम बाय द पावर ऑफ क्रैशिंग सर्कमस्टांसेस। तो ये भी उन्होंने कह दिया। फिर कहा इट इज द आवर ऑफ गॉड। आवर गॉड में बहुत उथल पुथल, जब अवतार आते हैं तभी ये सब होता है, हंगामा। राम जी आए तो सारा ये सब हो गया। उसके पहले रावण एक तरफ था, यहाँ पर ये अंडरस्टूड था, तुम अपने देश में रहो, हम अपने। रावण ने शुरू कर दिया एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम, और यहाँ पर फिर राम जी। कृष्ण जी के पहले वो ओल्ड ऑर्डर था, वो ब्रोक डाउन कर गया। श्री अरविंद आए तो बहुत ही दो बड़े महायुद्ध हो गए, ऐसे जैसे जिनके सामने, हिटलर वगैरह के सामने रावण तो बहुत महान व्यक्ति लगेगा, क्योंकि वो काम भी ऐसा लेके आया। ही केम फॉर द अल्टीमेट विक्ट्री। सो इट इज द आवर ऑफ गॉड। फिर मैसेज आता है, आर यू रेडी? यही बस मां पूछ रही है हमसे, आर यू रेडी? आर यू रेडी? फिर एक मैसेज आता है, ब्लेसेड आर दोज हु टेक ए लीप टुवर्ड्स द फ्यूचर। भविष्य आ गया है। कैन वी टेक दैट लीप ऑफ फेथ? वी डोंट सी इट, बट वी फील इट, वी एस्पायर फॉर इट, वी वांट इट, समथिंग इन अस, बट देयर इज मच दैट रेजिस्ट। तो कैन वी, डिस्पाइट ऑल दीज रेजिस्टेंसेस, टेक द लीप टुवर्ड द फ्यूचर? कि ओके, देखा जाएगा, लेट्स पुट ऑल आवर एग्स in the basket of the future and take a leap. So ये कहानी है, कहानियों में कहानी में कहानी, हमारी कहानी, सृष्टि की कहानी। नमस्ते।